बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देख रहे हैं किस तरह ये प्रोड्यूस होता है, और सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट इक्वेशन और फिर जो क्लिनिकल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड है वो हम डील करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होती क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? बेसिकली हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है जब वो रेस्टिंग स्टेट पर होते हैं, यानी कि जब कोई भी सेल रेस्ट पर हो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जो भी चार्जेस रेस्टिंग सेल के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट, यानी कि जो रेस्टिंग सेल होता है नॉर्मली उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमने जो मेन आज का काम करना है, हमने ये देखना है कि सेल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 हो गया, -70 हो सकता है, या फिर -90 भी कुछ सेल के अंदर होता है। हमने बेसिकली ये देखना है कि हाउ ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो किस तरह प्रोड्यूस होता है इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए हमने देखना है सोडियम पोटाशियम पंप को। अच्छा, जो की रोल प्ले करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने में वो होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप का आपको पता ही होगा क्या करता है। सोडियम पोटाशियम पंप ने क्या करना होता है, इसने 3 सोडियम को सेल के आउटसाइड में थ्रो करना होता है, और इसके साथ ही एट द सेम टाइम जब ये 3 सोडियम आउटसाइड थ्रो करता है तो साथ ही ये 2 पोटाशियम क्या कर लेता है, इनसाइड मूव करवा लेता है बाय यूजिंग ATP। तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, हर यानी कि हर साइकिल में जब सोडियम पोटाशियम पंप वर्क करेगा तो ये 3 सोडियम बाहर फेंकेगा और 2 पोटाशियम इनसाइड लेके आएगा। अगर हम गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि हर साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, हर साइकिल के अंदर 3 जो केटाइंस हैं वो सेल से निकल रहे हैं, जबकि 2 केटाइन क्या है सेल के अंदर आ रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हम देख सकते हैं कि सेल से सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से क्या हो रहा है, नेट लॉस ऑफ केटाइंस हो रहा है, यानी कि 2 के 3 केटाइंस हम लॉस कर रहे हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 इनटेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट हमारा आता है लॉस ऑफ केटाइंस। अच्छा, अब जब सेल से पॉजिटिव चार्जेस लूज़ हो रहे हैं, जब पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या डिवेलप हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है क्योंकि सेल से केटाइन निकल रहे हैं। अब इसके साथ क्या होगा, जब सेल से नॉर्मली जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होती हैं, वो सेल का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हो या जितने भी फ्लूइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मली जितने भी फ्लूइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर होते हैं। अब इस सेल के साथ क्या हो रहा है, अब इस सेल से हम क्या कर रहे हैं, जो केटाइंस हैं वो ज़्यादा तादाद के अंदर क्या कर रहे हैं, आउटसाइड मूव कर रहे हैं, जबकि सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो तो उतने ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवेलप हो रही है। तो इस तरीके से जो लॉस ऑफ केटाइंस आपको किसकी तरफ लीड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है जब वो वर्क करेगा तो वो 3 सोडियम आउटसाइड मूव करेगा और 2 पोटाशियम इनसाइड, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेट लॉस ऑफ केटाइंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद जो नेगेटिव चार्जेस हैं जिनके अंदर आ जाते हैं, जो प्रोटीन्स है, कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रोटीन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होती हैं, फिर इसके अलावा सेल के अंदर फॉस्फेट होते हैं जो क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसकी वजह से जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल के अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवेलप हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो याद रखने वाली वो ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पैदा होगी वो सिर्फ -5 मिली वोल्ट होगी, यानी कि अगर सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है तो इस -70 में जो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, वो सिर्फ -5 मिली वोल्ट है। अच्छा, अब इसी सोडियम पोटेशियम पंप की तरफ आते हैं। इस सोडियम पोटेशियम पंप को हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल की अक्रॉस केमिकल का या आयंस का इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह यानी कि जो भी पंप हो और वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस वर्क करे जिसकी वजह से वो चार्जेस का इम्बैलेंस प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इसी वजह से हम सोडियम पोटेशियम पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं क्योंकि वो सेल के अक्रॉस जो चार्जेस है उनका इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अभी हमने देखना है कि -5 मिली वोल्ट तो हमने अचीव कर लिया, बाकी का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस तरह प्रोड्यूस होगा। अभी हम सपोज करते हैं हमारे पास एक सेल है।
अब इस सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, सेल के अंदर माइनस नेगेटिव मिली वॉल्ट प्रोड्यूस हो गया और आउटसाइड क्या है, आउटसाइड कंसनट्रेटेड हो गए हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम पोटाशियम हमने आउटसाइड क्या कर दिया, सोडियम को इंक्रीज़ कर दिया और इनसाइड क्या हो गया, पोटाशियम इंक्रीज़ हो गया। ये स्टेट है सेल की। अच्छा, अब इसके साथ हम सपोज करते हैं कि जो सेल है पहले हम देखते हैं कि चूँकि बाय सोडियम ज़्यादा होगा, सोडियम क्या करेगा, वो इनसाइड आने की कोशिश करेगा और पोटाशियम जो है वो इनसाइड ज़्यादा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल जो है वो चार्जेस जो है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है। अच्छा, सोडियम इनसाइड आने की कोशिश कर रहा है, पोटाशियम आउटसाइड आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो सेल है इसका हम सपोज कर लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम को परमिएबल है। यानी कि इस सेल के अंदर सपोज कर लें कुछ पोटाशियम लीकेज चैनल है जिसके थ्रू जो पोटाशियम है वो तो मूव कर सकता है, लेकिन जो सोडियम है वो मूव नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से होगा क्या, सेल क्या सिर्फ परमिएबल है इसको पोटाशियम को, तो क्या होगा, ये जो पोटाशियम है वो सेल से आउटसाइड मूव करेगा, क्योंकि सेल का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पोटाशियम की वो सपोर्ट कर रही है कि पोटाशियम जो है वो बाहर मूव करे, लेकिन एट द सेम टाइम सेल के अंदर क्या -5 मिली वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल है। ये नेगेटिव चार्जेज जो है, नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पोटाशियम को बाहर जाने से रोकेगा, लेकिन चूँकि जो पोटाशियम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो मूव करता जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे जैसे ये मोर एंड मोर जो पोटाशियम है वो मूव करते जाएंगे, तो जो आने वाले जो पोटाशियम होंगे, यानी कि स्टार्ट के अंदर तो चूँकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो स्टार्ट वाले पोटाशियम वो ईजिली बाहर मूव करेंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे पोटाशियम बाहर मूव करता जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस मजीद लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी मजीद बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो बाद वाले पोटाशियम जो आयंस हैं उन्हें डिफ़िकल्टी फेस होगी आउटसाइड मूव करने में। अच्छा, अब एक और जो टर्म हम वो डिस्कस कर लें यहाँ पे, वो है डिफ्यूजन पोटेंशियल। अभी हम देख रहे हैं कि सेल के अक्रॉस जो पोटाशियम डिफ्यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से सेल के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है, नेगेटिविटी अंदर बढ़ती जा रही है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयंस जो सेल के अंदर पोटाशियम पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल। अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर जो कि पोटाशियम आयन जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो पोटाशियम का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोटाशियम का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। और इसकी वजह से होगा क्या, जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होती जा रही है और इनसाइड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ आप कह लें कि इनसाइड जो डिफ्यूजन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इस तरीके से जब ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेगा तो एक रिजल्ट आ जाएगा, जब ये जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है या इनसाइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो पोटाशियम आयन बाहर मूव कर रहे हैं उन्हें अपोज कर देगी। तो वो टाइम जब सेल का डिफ्यूजन पोटेंशियल, जब पोटाशियम का जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो पोटाशियम की आउटसाइड डिफ्यूजन को स्टॉप कर सके, तो इस प्रोसेस इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। यानी कि वो पोटेंशियल जब वो स्टेज या वो पोटेंशियल जब सेल का डिफ्यूजन पोटेंशियल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि वो जो पोटाशियम की आयन की मूवमेंट है आउटसाइड को वो उसे स्टॉप कर सके। तो एट दिस स्टेज क्या होता है, एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो जाता है किसके साथ, जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है उसके साथ। तो जब इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो जाता है तो हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, हम इसके क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है वो अचीव हो चुका है। अभी हमने क्या देखना है, अभी हम देख लेते हैं कि जो नॉर्मली जो पोटाशियम है उसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो कितना होता है, -85 मिली वोल्ट। पोटाशियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो कितना होता है, -85 मिली वोल्ट। यानी कि जब डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम -85 मिली वोल्ट होगा तो एट द स्टेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और इस स्टेज पे हम डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम नर्स्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। नर्स्ट इक्वेशन वगैरह पर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस सेल के अंदर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अचीव हो गया। अभी हम देखते हैं एक और सेल सपोज करते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल है इसके अंदर भी वही सेम कंडीशन है। आउटसाइड में क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिवार पे क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप ने वर्क किया, जिसकी वजह से सोडियम आउटसाइड कंसनट्रेट हो गया, पोटेशियम इनसाइड कंसनट्रेट हो गया है। अब ये सारी कंडीशन पहली वाले की तरह सेम है। अब इस सेल के अंदर हम सपोज करते हैं कि अब सोडियम इसके अंदर भी वही इनसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, पोटेशियम आउटसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सेल के अंदर डिफरेंस क्या है? इस सेल के अंदर जो सेल है हम सपोज करते हैं ये सोडियम पोटेशियम को परमिएबल नहीं है, ये सोडियम परमिएबल है। अब जब ये चैनल हम सपोज कर लेते हैं ये सोडियम परमिएबल, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो ये सोडियम हम इनसाइड आने की कोशिश करेगा, और इनिशियली क्या होगा? इनिशियली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी सोडियम की इनसाइड एंट्री को सपोर्ट कर रही है, और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली बोथ जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट वो इसे सपोर्ट करेंगे सोडियम की इनसाइड डिफ्यूजन को, लेकिन जब ये सोडियम इनसाइड मूव करेगा तो ये -5 से 0 की तरफ आ जाएगा। जब ये जीरो पे आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस टाइम पे जो सिर्फ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसकी वजह से सोडियम इनसाइड मूव करेगा। जब सोडियम इनसाइड मूव करता जाएगा तो अब ये नेगेटिव इनसाइड जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद जो इनसाइड पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे सोडियम की इनसाइड मूवमेंट को, जबकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनसाइड मूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जब जो सोडियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा और जब एक स्टेज आ जाएगी जब जो डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि एट दिस पॉइंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बराबर हो जाएंगे, सोडियम की एंट्री को स्टॉप हो जाएगी। तो स्टेज में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ जो सोडियम है वो अचीव हो गया है। और नॉर्मली जो सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो +65 मिली वोल्ट होता है, जबकि पोटेशियम का हमने देखा -85 मिली वोल्ट गया। अब इसी चीज़ को हम जहन में रखते हैं, हमने डिस्कस करना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अच्छा, अगर तो कोई जो सेल है वो पोटेशियम को परमिएबल है तो उस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -85 होगा। अगर कोई सेल सोडियम को परमिएबल है तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए? +65 मिली वोल्ट होना चाहिए। लेकिन हकीकत में होता क्या है? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, और -70 मिली वोल्ट किसके ज़्यादा नज़दीक है? -85 मिली वोल्ट के। तो इससे हम कहते हैं कि नॉर्मली जो सेल हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को परमिएबल होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। तो अभी जल्दी से रिवाइज करते हैं, होता क्या है कि सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस तरह बनता है कि सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो सोडियम को आउटसाइड कंसंट्रेट करते हैं, पोटेशियम को इनसाइड कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से -5 मिली वोल्ट का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्योंकि सोडियम आउटसाइड कंसंट्रेटेड है और पोटेशियम इनसाइड कंसंट्रेटेड है, और सेल जो है वो सिर्फ रेस्टिंग स्टेज पे पोटेशियम को परमिएबल होता है, तो पोटेशियम आउटसाइड मूव करता जाएगा। जब पोटेशियम बाहर निकला जाएगा तो इनसाइड नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और फाइनली जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट का वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है। अभी चूँकि हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया, तो अभी हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं इसे एक्शन पोटेंशियल को कि किस तरीके से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है। ये एक सेपरेट लेक्चर है, लेकिन अभी हमने इसका सारा ग्राउंड बता दिया, तो उसे हम थोड़ा सा इसे ओवर कर लेते हैं किस तरीके से चेंज होगा। होता यह है कि जो सेल होते हैं उनके अंदर जो एक तो बात याद रखने वाली है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऑल सेल के अंदर नहीं होता, वो सिर्फ जो नर्व सेल्स हैं और जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर होता है। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो कि सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव करती है। अब होता क्या है कि जो नर्व सेल है और जो मसल सेल है जिनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इनके पास सोडियम चैनल्स भी होती हैं, इनके पास होते हैं सोडियम चैनल। लेकिन जब सेल रेस्ट पे होगा तो ये सोडियम चैनल क्लोज होंगे, उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम चैनल होंगे जो कि वर्क कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट मेंटेन होगा। अब सपोज कुछ स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से जो सोडियम चैनल है ये हो जाते हैं ओपन। जब ये सोडियम चैनल स्टिमुलस आया और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड की तरफ गया, थ्रेशोल्ड पे गया तो क्या होगा? सोडियम चैनल ओपन हो गए। अब जब सोडियम चैनल ओपन हो गए तो सेल क्या है? अब सेल जो है वो पोटेशियम को परमिएबल नहीं रहा, अब सेल किसको परमिएबल हो गया? सोडियम को। अब सोडियम इनसाइड क्या होगा? डिफ्यूज करेगा। उससे अब सोडियम इनसाइड डिफ्यूज करेगा तो वो जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो -70 मिली वोल्ट है उसे चेंज करने की कोशिश करेगा, अपने जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है +65 की तरफ उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत में ये होता नहीं, इतना जो पोटेंशियल है वो डिवॉल्व नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो सोडियम चैनल होता है, ये सपोज हमारा सोडियम चैनल है, इसके ना 2 गेट होते हैं।
एक इनसाइड पे सेल के अंदर गेट होता है जिसे हम कहते हैं इनएक्टिवेटिंग गेट, और एक गेट जो होता है वो आउटसाइड पे होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग गेट। अच्छा, नॉर्मली जब इनएक्टिवेट गेट ओपन होगा तो एक्टिवेटिंग गेट क्लोज हो जाएगा, जब एक्टिवेटिंग ओपन होगा तो इनएक्टिवेटिंग गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस वजह से एक बड़ा एक शॉर्ट सा टाइम होता है जब ये दोनों गेट जो एट अ टाइम ओपन होगी, और इस शॉर्ट टाइम के अंदर सोडियम क्या है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा इनसाइड। तो इस वजह से जो सोडियम है वो अपना जो ट्रू इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो +65 वो इस्टेब्लिश नहीं कर सका, जो बड़ी मुश्किल से +0 या +5 तक ही लेके जा सका। तो इस तरीके से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है, जो हमने ज़हन में रखना है वो ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटाशियम परमिबिलिटी की वजह से होता है, और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सेल मेम्ब्रेन की सोडियम की परमिबिलिटी की वजह से होता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हमने सारा डिस्कस कर लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं कि इस सब प्रोसेस के अंदर जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं उनका क्या रोल है, सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो क्या कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहे हैं, -5 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल है सिर्फ वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इनडायरेक्ट इनका रोल क्यों है, क्योंकि इस पंप ने क्या कर दिया, इस पंप ने पोटाशियम को इनसाइड सेल क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, और सोडियम को क्या कर दिया, आउटसाइड कंसंट्रेट कर दिया। अब बाकी जो सारा का सारा जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इस पोटाशियम की एफ्लक्स की वजह से, यानी कि पोटाशियम की आउटसाइड सेल मूवमेंट की वजह से हुआ है। और जो पोटाशियम है वो आउटसाइड सेल मूव करता गया, जिसकी वजह से -5 गया, -70 के अंदर चेंज हो गया। अब इस पोटाशियम ने आउटसाइड सेल सिर्फ इसी वजह से मूव किया क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप ने इनसाइड द सेल जो पोटाशियम है उन्हें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया हुआ था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इसका बहुत इतना ज़्यादा रोल नहीं है, -5 मिलीवोल्ट जनरेट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल है सेल की होल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे जनरेट करने में। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमारा नर्स पोटेंशियल और हम इस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल है उन्हें डिस्कस करेंगे।